गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे थे और डिटर्मिनेंट्स के अंदर बेसिकली हमने माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट और इन्वर्स निकालना किसी भी मैट्रिक्स का पढ़ लिया था, सीख लिया था हमने। आज जो अपना टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले हमारे पास लीनियर इक्वेशन हमने देखा, कुछ हमारे पास लीनियर इक्वेशन जो होती है हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था, उनका सॉल्यूशन सीखा था, काफ़ी मेथड्स पढ़े थे लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, मतलब बहुत सारे मेथड सीखे थे। अब हम टॉपिक अपना सब कुछ क्वेश्चंस हमारे पास वही मिलेंगे, बट हमें जो अब सोल्व करना होगा वो बाय डिटर्मिनेंट्स पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा हमने 10th क्लास में कुछ सिस्टम्स सीखे थे। हमारे पास दो इक्वेशन होती थी, उन इक्वेशन के बेस पे हमें यूनिक सॉल्यूशन बताना होता था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने होते थे, और ऐसी भी इक्वेशन होती थी जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता था। तो सबसे पहले जिनका यूनिक सॉल्यूशन होता था वो हमने देखी थी 10th क्लास में, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती थी और उस सिस्टम को बोला जाता है कंसिस्टेंट सिस्टम या इंडिपेंडेंट सिस्टम भी बोल देते हैं, कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर हमने देखा वो जो दो लाइंस हमें मिलती थी वो कोइंसिडेंस लाइंस होती थी। इसके अलावा उस सिस्टम को बोलते हैं कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट सिस्टम, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती थी। थर्ड, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता वो पैरेलल लाइंस में आती थी और वो वाला सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता था। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, हमें बताना होगा सिस्टम कंसिस्टेंट है या सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। हमें पूरा सोल्व करना है सिस्टम को और उसी के बेस पे बताना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले मेरे पास दो इक्वेशन मिलेंगी। दो इक्वेशन के अलावा हमें ये पूछा जाएगा बाय मैट्रिक्स मेथड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सबसे पहले जब भी मुझे दो इक्वेशन मिलेगी उस इक्वेशन के बेस पे मुझे तीन मैट्रिक्स निकालनी होगी। ए मैट्रिक्स होगी इन दोनों इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है, लाइक 5 -7 7 -5, ये हमारे पास कहलाएगी ए मैट्रिक्स। एक होते हैं कैपिटल एक्स मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स होती है जो यहाँ पे हमने वेरिएबल्स यूज किए हैं एक्स और वाई, इसको हमें कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना होगा। थर्ड, एक होती है बी मैट्रिक्स होती है जो ये वाले दोनों एलिमेंट होते हैं, इनको हम बी मैट्रिक्स में देते हैं। अच्छा जी, इन तीनों मैट्रिक्स और इन दोनों इक्वेशंस को कंक्लूजन निकालते हुए हमने एक रिलेशन निकाला Ax = b। इट मीन्स यदि इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई किया जाता है और इसके इक्वल रखा जाता है तो हमारे पास बेसिकली यही दो इक्वेशन मिलती है। ओके, Ax = b, a को नीचे किया, x आ गया b/a, तो यहाँ से x की वैल्यू निकली, इस a को ऊपर लेके गए a इनवर्स b। हमारा a x के आगे था इसलिए ये a आगे रहा। अगर मान लीजिए मुझे x को नीचे की तरफ मूव करना हो तो ये b/x आया, और x को अगर ऊपर लेके जाना हो तो x पीछे लिखा जाएगा। इट मीन्स कोई भी मैट्रिक्स अगर आगे है और अगर हमें मूव करनी होगी तो आगे आएगी और पीछे वाली मूव करनी होगी तो पीछे आएगी। हमारा इस रिलेशन से यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है, इस रिलेशन से हमारे पास यहाँ पर लेना देना है। कौन सा रिलेशन? x = a इनवर्स b। अब बात ये हो गई, हमें इसका a इनवर्स निकालना है। किसका? इस मैट्रिक्स का। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए हमने एक मेथड पढ़ा था, माइनर्स निकालना, कोफैक्टर निकालना, एडजॉइंट निकालना एंड इनवर्स निकालना। आइए सबसे पहले एक माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं। तो मेरे पास ए इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है 1/में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए, एक ए मैट्रिक्स थी, इस मैट्रिक्स से माइनर निकाला। सबसे पहले लिखा m11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर क्या होगा। हमने इस रो और इस कॉलम को कवर किया। फिर हमने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को निकाला, फिर हमने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का निकाला, देन हमने सेकंड रो सेकंड कॉलम का निकाला। इस तरीके से हमने ये चारों माइनर निकाले। कोफैक्टर क्या होता है? जैसा का जैसा माइनर है वो लिखना है। अगर रो और कॉलम का सम इवन है तो कोई भी चेंज नहीं होगा, इवन है कोई चेंज नहीं होगा। अगर रो और कॉलम का सम ऑड है तो आपका साइन चेंज हो जाएगा।
-5 का -5 रहा, ये 7 था, ये -7 क्यों हो गया? क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो ओड है। ये -7 है, अगेन ये चेंज हो गया क्योंकि इनका सम भी ओड है। ये 5 का 5 रहा। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकाला। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है कि हमने जब भी कोई कोफैक्टर को निकाला, कोफैक्टर निकालने के बाद हमने कोरिस्पोंडिंग कोफैक्टर लिखे और इसका हमने ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज क्या होता है? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिखना, सेकंड रो को सेकंड कॉलम लिखना। ओके, उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पास गए। क्यों गए? क्योंकि हमें जरूरत है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की। कैसे निकालते डिटर्मिनेंट? इसकी इससे मल्टीप्लाई, माइनस साइन इसकी इससे मल्टीप्लाई। यह आ गया -25 + 49 दैट इज इक्वल टू 24। हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, मोड ऑफ ए आ गया, मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। अब हम ए इनवर्स के पास गए। ए इनवर्स होता है 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देयरफॉर x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये कौन सा रिलेशन है? जो अभी अभी हमने फाइंड आउट किया था स्टार्टिंग में। हमने x की जगह x को लिखा, ए इनवर्स की जगह 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिखा और b को हमने b लिखा। इसके अलावा 1 में 24 सेम रहा। फर्स्ट रो इसके मल्टीप्लाई, सेकेंड रो इसके मल्टीप्लाई। -10 + 21 दैट इज इक्वल टू 11, -14 + 15 ये हो गया 1। बाहर 24 था, ये 24 ही रहा। ओके, इसके अलावा 24 को जब अंदर लेके जाओगे तो ये आ गया 11/24, ये आ गया 1/24। बोथ साइड कंपेयर किया, ऊपर वाली x की वैल्यू, नीचे वाली y की वैल्यू। ऊपर वाली x की वैल्यू और फाइनली नीचे वाली y की वैल्यू। इस तरीके से जो ये सिस्टम निकला, अब यहाँ पे कह सकते हैं हम सिस्टम कंसिस्टेंट है, यूनिक है और इंडिपेंडेंट है, कोई किसी पे डिपेंड नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन है एक। कई बार हम मैट्रिक्स के बेस पे भी कह देते हैं कि जब कोई मैट्रिक्स हमें मिलती है या कोई ए मैट्रिक्स हम बनाते हैं, यदि हम सीधा का यहीं पे डिटरमिनेंट निकालते हैं और वो 0 नहीं आता तो सिस्टम कंसिस्टेंट में आ जाता है। अगर 0 आ गया तो उसके कंसिस्टेंट भी होते हैं, इनकंसिस्टेंट भी होते हैं, तो उसके लिए एक मेथड आता है, उसको भी हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इक्वेशन 3/3 का देखते हैं। मेरे पास 3 इक्वेशन है तो 3 ही वेरिएबल है x, y, z। मुझे बाय डिटरमिनेंट मेथड या बाय मैट्रिक्स मेथड हमें इसका सॉल्व करना है और अपने सिस्टम को ये बताना है कि वो कंसिस्टेंट है या वो इनकंसिस्टेंट है और किस टाइप का सॉल्यूशन है। सबसे पहले मैंने अपने 3 इक्वेशन के बेस पे एक ए मैट्रिक्स को लिखा। ये मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है। ओके, देन x को लिखा। ए मैट्रिक्स कहाँ से लिखी गई? इनके सभी के कोफिशिएंट से। यहाँ मैंने इन सभी के कोफिशिएंट लिखे। उसके बाद मैंने एक x मैट्रिक्स को लिखा। x मैट्रिक्स होती है जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। मेरे पास जो वेरिएबल्स है वो x, y, z है, तो मैंने यहाँ पर x, y, z लिखा। उसके बाद b मैट्रिक्स जो इक्वेशन के राइट साइड में होती है उसे हम b मैट्रिक्स के नाम से देखते हैं। इन तीनों मैट्रिक्स को देखते एक रिलेशन बनता है। यदि इस मैट्रिक्स की इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई की जाती है और इसके इक्वल रखा जाता है तो बेसिकली हमारे पास यही 3 इक्वेशन आती है। हमें इस सिस्टम को सोल्व करना है और x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ax इज इक्वल टू होता है b। इस a को मैंने नीचे भेजा, ये हो गया b/a। इस a को मैं ऊपर भेजूंगा तो ये a आगे था इसलिए b के आगे लगेगा, ये बन जाएगा a इनवर्स b। हमें इस a इनवर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? माइनर्स के पास, कोफैक्टर के पास, एडजॉइंट के पास, देन हमारे पास a इनवर्स निकलेगा। अब हम काम क्या करते हैं? अपने मैट्रिक्स के पास जाते हैं और वही चीज फाइंड आउट करते हैं। पहले माइनर देन कोफैक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो माइनर बेसिकली क्या होता है? मेरे पास यही एक मैट्रिक्स थी, जो ये वाली मैट्रिक्स है वो यही मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स निकालना है। पहले निकलेगा माइनर, देन निकलेगा कोफैक्टर। माइनर कैसे निकलेगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपके पास ये वाला एलिमेंट है, इन दोनों को मैंने कवर किया, ये हो गया 18 + 10, ये हो गया 28। क्लियर है? क्या हो गया? 28। उसके बाद
देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 12 माइनस 25 माइनस 13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -4 माइनस 15 माइनस 19। इसी तरीके से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया 2, ये हो गया 10, ये हो गया -5। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के लिए बात करें तो -5 माइनस 12 मतलब -17। थर्ड रो सेकंड कॉलम के लिए 25 माइनस 8 +17 और नेक्स्ट भी हो गया +17, ये भी +17 हो गया, ये भी +17। अब कोफैक्टर्स निकालते हैं। नो चेंज, इसमें चेंज होगा तो ये चेंज हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें चेंज होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 2 3 5 इसमें चेंज होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें चेंज होगा मीन्स आपका साइन बदल जाएगा। 3 3 6 इवन नंबर है, कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है। अब इस कोफैक्टर के बेस से हम निकालते हैं एडजॉइंट। चलिए यहां निकाल लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे? सबसे पहले मैट्रिक्स को लिखा 28 13 माइनस 19, 28 13 माइनस 19, देन -2 10 5, देन -17 17। क्लियर है। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं। कैसे करते हैं ट्रांसपोज? 28 13 -19 -2 10 5 -17 17 नेगेटिव देन 17। क्लियर है। चलिए अब इसका डिटरमिनेंट और निकाल देते हैं इस मैट्रिक्स का। कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट? कोफैक्टर के बेस पे बता दें। यहीं पे हमने इसका कोफैक्टर ये निकाला था, इसका कोफैक्टर ये था, इसका कोफैक्टर ये था। एक यहीं पे एक शॉर्टकट भी होता है डिटरमिनेंट निकालने का। इस एलिमेंट की इससे मल्टीप्लाई प्लस इस एलिमेंट की इससे मल्टीप्लाई प्लस इस एलिमेंट की इससे मल्टीप्लाई। देखते हैं क्या आता है। 5 मल्टीप्लाई 28 प्लस -1 मल्टीप्लाई 13 प्लस 4 मल्टीप्लाई -19। ये एक अच्छा मेथड होता है, इसे कहते हैं कोफैक्टर से हम किसी डिटरमिनेंट को कैसे निकालते हैं। ये 19 है नेगेटिव का। चलिए 140 -13 -76, ये आ गया 51। 140 में से 13 घटाओगे फिर 76 को माइनस करोगे तो 51 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, देन ए इनवर्स लिखो 1/, में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारा निकल गया उस मैट्रिक्स का इनवर्स। देन हमारे पास फॉर्मूला होता है x = a इनवर्स b। x को मैंने x मैट्रिक्स वाला लिखा, ये कैपिटल x होते हैं, स्मॉल नहीं होती, ये तीनों मैट्रिक्स होती है बेसिकली। ए इनवर्स की जगह 1/, में 51 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में b कौन सी मैट्रिक्स थी? जो इक्वेशन के राइट साइड में होती है, स्टार्टिंग में बताई थी। 1/, में 51 सेम लिखा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि इसका ऑर्डर 3/3 है, इसका ऑर्डर है 3 × 1, इसका कॉलम इसके रो से मैच हो रहा है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है और फाइनली जो निकल के आएगा उसका ऑर्डर 3/1 होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 28 की 5 से मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इस वाले एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई। सेकेंड रो देन कॉलम 13 × 5 प्लस 10 × 2 -17 × -1। देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -19 × 5 प्लस 5 × 2 प्लस 17 × -1। हमारे पास ये तीनों आ गया इस तरीके से। इनको सोल्व किया, ऊपर आ गया 153, नीचे आ गया 102, यह आ गया -102। 51 को अंदर लेके गए मतलब डिवाइड किया, ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 2 देन -2। कंपेयर किया बोथ साइड, ये x की वैल्यू, ये वाली y की वैल्यू, ये वाली z की वैल्यू।
ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्वेश्चन कराया है 2/2 का, 3/3 का। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट हमारे पास तो अभी जो मैंने आपको एक टॉपिक कराया है ये ओनली यूनिक सॉल्यूशन का था। कल हम एक टॉपिक और करेंगे, वो टॉपिक करेंगे बेसिकली इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का। मेथड बिल्कुल चेंज है, तो उस टॉपिक को कल डिस्कस करेंगे हम। कौन सा टॉपिक? कि किसी भी सिस्टम के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे होते हैं बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स। तो फिलहाल की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो भी क्वेश्चन है हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो यूनिक सॉल्यूशन के होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।